हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं, पहला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठोस अवस्था में से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड तथा नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठोस अवस्था। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो है ठोस अवस्था। ओके, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ये आता है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर का पूछा जाता है। ठोस अवस्था शुरू करते हैं। ठोस अवस्था को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझना होगा। और बेसिक में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है द्रव्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैटर बोलते हैं। द्रव्य को क्या बोलते हैं? मैटर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैटर। समझिएगा क्या है, क्योंकि जब आप द्रव्य को समझ लेंगे ना तो आपके लिए ठोस एकदम काफ़ी आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा द्रव्य को समझ लेंगे तो। क्योंकि देखिए, द्रव्य समझना जरूरी है। द्रव्य समझेंगे तो ठोस समझ में आ जाएगा। ठोस के बाद वाला लेसन विलयन है, वही बड़े अच्छे समझ में आएगा, इसलिए द्रव्य समझना जरूरी है। तो द्रव्य को समझते हैं। देखिए, द्रव्य क्या है? तो द्रव्य पदार्थ है। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य पदार्थ है। लेकिन हम पदार्थ कहेंगे किसको? पदार्थ का डेफिनेशन क्या है? तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, पदार्थ का डेफिनेशन क्या है। पदार्थ जो है वो होता है, पदार्थ क्या है? वह वस्तु है, या पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है। पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। जिसमें क्या होता है? भार होता है, और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान सके। जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकें? तो पहचान सकें। तो द्रव्य का पहचान क्या है? द्रव्य हम किसको कहेंगे? तो द्रव्य क्या है? बेसिकली पदार्थ है। लेकिन पदार्थ का परिभाषा क्या होगा? तो पदार्थ वह है, या हम कहेंगे कि पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, और हम उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान सके, तो उसी को हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे ये मार्कर हो गया। ठीक, ये मार्कर। अब हम मार्कर पदार्थ तो है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये तीनों गुण इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तभी इसको पदार्थ कहेंगे। ध्यान समझिएगा, मार्कर जो है ये पदार्थ तब होगा जब इसमें ये तीनों गुण होंगे। तो ये मार्कर क्या स्थान घेरेगा? बिल्कुल घेरेगा। अगर हम मार्कर कहीं रख दें तो स्थान घेरेगा। क्या इसमें भार है? बिल्कुल है, इसमें भार है। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या इसकी हम पहचान कर सकते हैं? तो बिल्कुल पहचान कर सकते हैं। हम इसको देख के बता सकते हैं कि मार्कर है। अच्छा, ज्ञानेंद्रियां आपको समझ में आ रहा होगा। ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है ना, शरीर का वह अंग जिससे हम पहचान करते हैं। शरीर का वो अंग जिसकी सहायता से हम किसी चीज का, किसी वस्तु का, जिसका भी पहचान करते हैं। मतलब शरीर के जिन अंगों का प्रयोग, शरीर के जिन अंगों का प्रयोग हम पहचान करने में करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञान मतलब हम पहचान कर लेना, इंद्रिया मतलब अंग। हम जिन इंद्रियों से किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है ज्ञानेंद्रियां। जैसे इसमें आ जाता है आँख, ठीक, इसमें आ जाता है कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो हम मार्कर को तो पहचान सकते हैं ना देख करके।
आंख से देख करके पहचान सकते हैं। तो हमारा मार्कर क्या है? द्रव्य है। देखिए हम अपने अगल बगल जो भी चीजें देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, पहचान ले रहे हैं, हमारे अगल बगल जो भी चीजें हैं सब के सब क्या है? द्रव्य हैं। सब के सब क्या है? द्रव्य हैं। आप ये जो मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल भी क्या है? द्रव्य है, क्योंकि मोबाइल स्थान घेर रहा है, भार है, उससे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान सकते हैं ये किस कंपनी का मोबाइल है, कैसा मोबाइल है, पहचान ले रहे हैं। तो मोबाइल क्या है? आपका द्रव्य है। ठीक है। हवा, हवा में देखिए हवा स्थान घेरता है, बिल्कुल। हवा में भार भी होता है। आप गुब्बारे में हवा भर के तौल सकते हैं, या सिलेंडर में हवा भर के तौल सकते हैं। तो हवा में भार भी होता है, और हवा को हम अपने स्किन के द्वारा महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो हवा क्या है? आपका पदार्थ है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का आवाज है, किसी का आवाज है, तो आवाज तो हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा पहचान सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सिंगर गाना गा रहा है, ठीक, जैसे खेसारी लाल यादव मान लीजिए गाना गा रहे हैं, तो हम उनकी आवाज को सुन करके पहचान सकते हैं। तो आवाज को तो हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान ले रहे हैं, लेकिन क्या आवाज स्थान घेर रहा है? नहीं, आवाज स्थान नहीं घेर रहा है। क्या आवाज में भार होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आवाज में भार नहीं होता है। हम आवाज को का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते, उसको तौल नहीं सकते हैं। तो आवाज जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा तो पहचाना जा रहा है, लेकिन उसमें वो स्थान नहीं घेर रहा है, उसमें भार नहीं होता है। तब हम कहेंगे कि जो आवाज है वो द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य क्या है? तो द्रव्य वो पदार्थ है, द्रव्य वो पदार्थ है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान सके, उसको बोलते हैं द्रव्य। ठीक है। तो हम अपने अगल बगल जो भी चीजें देख पाते हैं वो सारा का सारा क्या है? द्रव्य है। ठीक है। तो ये तो हुआ द्रव्य। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो द्रव्य होता है, जो द्रव्य होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर, जो द्रव्य होता है ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। द्रव्य कैसा होता है? तो द्रव्य छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक तो बनता ही है, क्योंकि आप 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई डीप में तो पढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर उड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेना है। ठीक है। तो द्रव्य, द्रव्य तो अणु से बना होता है। डाल्टन महाराज ने तो बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। उनको परमाणु कहते हैं, परमाणु से अणु बने होते हैं, अणु से पदार्थ बना होता है, द्रव्य बना होता है। तो ये जो अणु होते हैं ना, जो अणु होते हैं, ये अणु आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अणु आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, और अणु जुड़ करके द्रव्य बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया है, कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अणु काफी नजदीक नजदीक होते हैं, खूब नजदीक नजदीक होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे देखे गए हैं जिनमें अणु थोड़े दूर दूर होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इसका मतलब ये है कि सभी द्रव्य एक जैसे नहीं होते हैं। एक चीज और आपको बता दें, सभी ये जो अणु है ना, ये अणु आपस में मिलकर द्रव्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे अणु एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या किसका निर्माण करते हैं? द्रव्य का निर्माण करते हैं। और ये अणु एक दूसरे से अंतराणविक बलों से जुड़े होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतरा आणविक बल। थोड़ा मात्रा पर आप विशेष गौर नहीं कीजिएगा, मात्रा इधर उधर हो सकता है, मेन टॉपिक को समझना है। तो ये अणु जो हैं एक दूसरे से अंतरा आणविक बलों से जुड़े होते हैं। ठीक है। ये इसको बोल सकते हैं अंतरा अणुक बल, अंतरा अणुक बल। मान लीजिए कि किसी दो चीज को जोड़ना है तो भाई बीच में कोई सपोर्ट चाहिए ना जोड़ने के लिए।
दो चीजों को जोड़ना है तो बीच में कोई ना कोई चीज तो होना चाहिए जो उसको जोड़ कर रखे। तो कौन जोड़ कर रखता है? अंतरा अणुक बल। तो ठोस जो ये अणु है, द्रव्य के अणु एक दूसरे से अंतरा अणुक बलों से जुड़े होते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ये अंतरा अणुक बल बहुत मजबूत होता है, कई पदार्थों में थोड़ा सा कम मजबूत होता है, कई पदार्थों में बहुत कम होता है। तो इस तरह द्रव्य कई प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम पुनः बता दें कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है, भार होता है, ठीक है, और जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचाना जा सके। ठीक, अब द्रव्य का जो निर्माण हुआ है वो छोटे छोटे अणुओं से निर्माण हुआ है। ठीक है, द्रव्य का निर्माण छोटे छोटे अणुओं से हुआ है। अगर हम द्रव्य की अवस्था की बात करें, द्रव्य की बात करें तो द्रव्य जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। द्रव्य मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक होता है ठोस अवस्था, दूसरा होता है द्रव अवस्था, तीसरा होता है गैस अवस्था। ध्यान दीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि ठोस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, द्रव्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से का मतलब क्या है? द्रव्य 3 प्रकार का नहीं होता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए ना, मुख्य रूप से और प्रकार में थोड़ा सा अंतर है। मुख्य मतलब कि मेन 3 ही होता है। वैसे द्रव्य 3 से अधिक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन होता है ना, मुख्य होता है, वो 3 ही होता है। ठीक है, तो द्रव्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। लेकिन हम संपूर्ण अवस्था की बात करें कि द्रव्य वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं, तो द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। एक होता है कोलायड, चौथा, और उसके बाद होता है प्लाज्मा। ठीक, अब हम कहें कि द्रव्य कितने प्रकार का, तो द्रव्य 5 प्रकार का। लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार का, तो मुख्य रूप से बस 3 प्रकार का, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। मुख्य रूप से 3 प्रकार का, और कुल कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार का। वैसे हम लोगों को प्लाज्मा नहीं पढ़ना है, सिलेबस में ही नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आप जाने हर चीज को। तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कोलाइड हम लोग को पढ़ना है, बाकी सारा चीज तो पढ़ना ही है। इसी में हम लोगों को जो पढ़ना है सबसे पहले वो है ठोस अवस्था। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि आखिर ये वास्तव में ये अवस्था क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर देखिए हम किसी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सारी चीज़ें क्लियर हो। वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, छोटे वीडियो के चक्कर में नहीं पड़े। छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियो में बहुत लोग पढ़ाते हैं, तब छोटे वीडियो के चक्कर में नहीं पड़े। आराम से, जब पढ़ना ही है भाई तो काहे तेजी इतना है, जब पढ़ना ही है तो तेजी क्यों है? आराम से पढ़िए और एक एक चीज को समझ के पढ़िए। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं ठोस अवस्था क्या है। तो अभी हमने बताया कि जो भी द्रव्य होते हैं, द्रव्य छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और वे अणु आपस में एक दूसरे से अंतरा अणुक बल से जुड़े होते हैं। ठीक है, अंतरा अणुक बल से जुड़े होते हैं। तो अब हम ये कहें कि ठोस में भी तो अणु होंगे, और ठोस भी तो अंतराणुक बल, उसमें अणु जो होंगे वो भी अंतराणुक बल से जुड़े होंगे, तो बिल्कुल जुड़े होंगे। तो ठोस द्रव्य की वह अवस्था है, ध्यान देना, जो ठोस है वो द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें ठोस के अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं। ठोस के अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं और
प्रबल अंतरा अणुक बल से बंधे होते हैं। मतलब अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है ना, बहुत मजबूत होता है। एक अणु दूसरे से एकदम मजबूती से बना होता है, इधर से भी मजबूती से बंधा होता है, आगे के अणु से भी मजबूती से बंधा होता है, पीछे वाले से भी मजबूती से बंधा होता है। मतलब कि प्रत्येक अणु जो अपने निकटवर्ती जितने भी अणु हैं उनसे काफी मजबूती से बंधा होता है। माने अणु ये आपस में मतलब इतना मजबूत बंधा होता है ना कि इस अणु को छोड़ करके उधर नहीं जा सकता है, उधर नहीं जा सकता है। जहाँ रहता है एकदम वहीं शांत रहता है। थोड़ा सा मूवमेंट करता है, थोड़ा सा गति करता है, लेकिन ये अपना स्थान नहीं छोड़ता है, क्योंकि न आगे न पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहीं भी इसको जगह नहीं होता है जाने का। एकदम मजबूत आकर्षण बल से बंधा होता है। तो ठोस की पहचान क्या है? तो ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें अणु एक दूसरे से प्रबल अंतरा अणुक बल से बंधे होते हैं, और प्रबल अंतरा अणुक बल से बंधे होने के कारण इनका आयतन, आकार, आकृति सब निश्चित होता है। जैसे ये, इसका आयतन, आकार, आकृति निश्चित है, ठोस है। ठीक है, ईंट देख लीजिए, आयतन, आकृति, आकार निश्चित है, ठोस है। लोहा देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, सोना देख लीजिए। तो आप अपने अगल बगल जो भी चीजें देख रहे हैं जिसका आयतन, आकार, आकृति निश्चित हो रहा है, सब क्या है? ठोस है। ठोस क्यों है? क्यों हम उनको ठोस कह रहे हैं? ठोस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके जो अणुओं का व्यवस्था है, अणु जो है अपने निकटवर्ती अणु से बहुत मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, इसलिए उनकी आयतन, आकृति और आकार सब क्या है? निश्चित है। ठीक है, अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठोस के स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब इसके अणु तो एकदम खूब करीब करीब बंधे होते हैं, एकदम जबरदस्त, बहुत धमाकेदार। इनके बीच में अंतरा अणुक बल बहुत ज्यादा होता है। इनके बीच में अंतरा अणुक बल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ठोस के अणुओं के बीच में अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है, नगण्य होता है। अंतरा अणु का स्थान का मतलब क्या है कि जब दो अणु आपस में जुड़ते हैं ना, तो उनके बीच में जो गैप होता है, जो खाली स्थान थोड़ा बहुत बचता है, उसी को बोलते हैं अंतरा अणु का स्थान। वो ठोस में बहुत कम होता है, नगण्य होता है। ठीक है, अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव सभी लोग जानते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित। आयतन निश्चित का मतलब कि 1 लीटर अगर आप पानी ले लीजिए, द्रव में क्या आता है? पानी आता है। अगर हम 1 लीटर पानी ले लें और उसको एक थाली में रख दें तो पानी तो आपका 1 लीटर ही रहेगा। मतलब आयतन तो आपका नहीं बदला, आयतन तो नहीं बदला, लेकिन जो आकार है वो थाली के आकार का हो गया। अगर हम उस 1 लीटर पानी को एक बोतल में रख दें तो पानी तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन पानी का जो आकार है वो बोतल के आकार का हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उसको जिस बर्तन में रखें उस बर्तन का आकार धारण कर लेता है, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं, ऐसे द्रव्य की इस अवस्था को बोलते हैं द्रव अवस्था। इसमें आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अणुओं के व्यवस्था की बात करें, तो अणु थोड़े से दूर दूर होते हैं। इसमें अणु थोड़े थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसको जिस बर्तन में रखो उसी बर्तन का आयतन ग्रहण कर लेता है, उसी के जैसा आकार हो जाता है। तो आयतन का तो भैया कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है, ना आकार निश्चित होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोलाइड का। आप उबिएगा नहीं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि हम काफी डीप में चल रहे हैं एकदम। कोलाइड का मतलब हुआ, कोलाइड देखिए, कोलाइड वास्तव में द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के बीच का टर्म्स होता है। जो कोलाइड होता है वो ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बीच का होता है। मतलब कि कोलाइड ना तो पूरा पूरा ठोस है और ना ही पूरा पूरा द्रव है, ठोस द्रव के बीच का कंडीशन है।
मतलब ना तो अभी पूरा ठोस है ना पूरा द्रव है। जैसे दही समझ लीजिए, दही, दही क्या है? तो दही ना तो पूरा ठोस है ना ही पूरा द्रव है, वो क्या है? कोलाइड है, बीच वाला कंडीशन में है। शहद, शहद क्या है? ना तो पूरा ठोस है ना पूरा द्रव है, बीच का कंडीशन है, क्या है? कोलाइड है। तो जो ठोस और द्रव के बीच की स्थितियां होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, पनीर आ जाएगा उसमें, मक्खन आ जाएगा। ठीक है, ये आटा अगर गूंथ के रखे हैं रोटी बनाने के लिए, आटा, अच्छा आटा गूंथ के रखे हैं तो आटा देखने में लगता है कि ठोस है, लेकिन आप उंगली घुसाइए उसमें, घुस जाएगा, इसका मतलब ठोस नहीं है, क्योंकि ठोस में तो उंगली नहीं घुसना चाहिए। तो ठोस जैसा दिख रहा है लेकिन ठोस है नहीं, और द्रव है ही नहीं क्योंकि वो बह नहीं रहा है, द्रव होता तो बहता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कोलाइड है ना, वो ठोस और द्रव के बीच का कंडीशन होता है, ना तो पूरा पूरा ठोस है ना पूरा पूरा द्रव है। वैसे कोलाइड का एक लेसन हम लोग पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, कोलाइड पढ़ेंगे। अब आते हैं थोड़े से प्लाज्मा पर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत प्लाज्मा जान लेते हैं क्या है। वैसे प्लाज्मा पढ़ना नहीं है लेकिन जानना जरूरी है प्लाज्मा क्या है। आपको पता है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं, जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। ठोस को जब हम गर्म करते हैं ना, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम द्रव को गर्म करें तो वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। अगर हम द्रव को गर्म करें तो वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। वास्तव में होता क्या है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं ना, तो इसके जो अणु हैं, ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो अणु क्या करता है? ऊर्जा को ले लेता है, ऊष्मा को ले लेता है, और हर अणु के पास उसकी अपनी गतिज ऊर्जा होती है। थोड़ा बहुत हल्का तो मूव करता ही है। तो जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो गर्म करने का मतलब क्या है कि हम ऊष्मा दे रहे हैं किसको? अणुओं को। और जब अणु ऊष्मा लेता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वह अपने निकट वाले अणु को थोड़ा सा धक्का देने लगता है, आगे वाले को धक्का देगा, पीछे वाले को धक्का देगा, और यहाँ गैप बनाना शुरू करता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम अणु हैं और एक बगल में हमारा अणु है, दूसरे इधर से है, एक इधर से है, एक इधर से है, और हमको ऊर्जा अगर मिलेगा तो हमारी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो हम इसको क्या करेंगे? धक्का देंगे, धक्का देंगे, धक्का देंगे, तो बीच में गैप बढ़ेगा। और जब बीच में गैप बढ़ेगा तो वो ठोस ठोस रह नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप एक बात समझ जाइए कि जब ठोस को हम गर्म करते हैं तो जो ऊष्मा है वो ठोस के अणु ग्रहण करते हैं, और ऊष्मा ग्रहण करके अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, और अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ा करके अणुओं के बीच में जो अंतराणु का स्थान है उसको बढ़ा लेते हैं, और इतना बढ़ा देते हैं कि धीरे 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 क्या हो जाता है? वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में कन्वर्ट होता है, और अगर द्रव को गर्म कर दिए तो इसकी गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है, और अपने बीच में और एक गैप क्रिएट कर देते हैं, और गैप बना लेते हैं। और उसके बाद इनके बीच में इतना गैप हो जाता है कि इनके बीच में जो अंतरा अणु बल लग रहा है वो लगभग लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। ठीक, लगभग लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। तो अब वो द्रव द्रव नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? गैस हो गया। तो हम ठोस को गर्म किए तो द्रव हुआ, द्रव को गर्म किए तो गैस हुआ। ठीक, अब गैस के अणु तो एकदम स्वतंत्र है, फ्री है, पूरा घूम रहा है, गैस एकदम स्वतंत्र है, उसके अणु एकदम फ्री है। लेकिन अगर हम गैस को भी गर्म कर दें तो अब उसके पास कहाँ अणु है कि उस अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाएगा और बीच में अंतराणु का स्थान ग्रहण को बढ़ाएगा? ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हो चुका है, काफी काफी दूर दूर हो गया है। तो अब वो अणु क्या करता है ना कि उस ऊर्जा को ले लेता है। मतलब हम गैस को हम गर्म कर रहे हैं तो गैस का अणु ऊर्जा लेगा, और ऊर्जा लेकर क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। हम प्लाज्मा के बारे में बता रहे हैं कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वो द्रव हो जाते हैं। लेकिन द्रव को भी गर्म करते हैं तो फिर अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। अब गैस का अणु तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन अब उसको गर्म करेंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा।
जब अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो वो हो जाएगा आयनित। अपना इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकाला तो वो क्या हो गया, आयनित। क्योंकि आप 10th में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कि जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो वो आयनित हो जाता है, आयन बना लेता है। और ये बताइए, जब अणु अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ये भी निकाल दिया वो इलेक्ट्रॉन, ये भी वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये भी वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब तो इस पदार्थ के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, पदार्थ के पास क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये विद्युत का चालक हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक हो जाएगा। अब जब ये आयनित हो गया है तो अब हम कहेंगे कि ये किस अवस्था में पहुंच गया है, ये पहुंच गया है प्लाज्मा की अवस्था में। तो जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं और गैस को गर्म करने के बाद गैस के जो अणु हैं अगर वो आयनित हो गए तो उस कंडीशन में अब वो गैस नहीं रहा, वो क्या हो गया, वो प्लाज्मा हो गया। और प्लाज्मा की बड़ी एक शानदार विशेषता होती है कि प्लाज्मा जो होता है ना वो रंगीन होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, रंगीन होता है, बड़ी सुंदर रंग वो उत्पन्न करता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन दो काम करते हैं, एक तो विद्युत का अच्छा चालन करते हैं और दूसरा वो रंगीन होते हैं पूरे। जैसे वो होता है डिस्को लाइट देखे होंगे, या रंगीन ट्यूबलाइट आता है, उसमें क्या होता है, उसमें प्लाज्मा भरा होता है, उसमें गैस प्लाज्मा के रूप में रहता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होता है तो वो पूरा रंगीन दिखता है। एक टीवी भी आता है, प्लाज्मा टीवी। तो प्लाज्मा टीवी में जो आगे वाला उसका कांच होता है वो प्लाज्मा का होता है, उसके अंदर गैसें भरी होती हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो रंगीन दिखता है, उसमें कलर बड़ी अच्छा दिखाई देता है, जो पिक्चर होती है उसकी क्वालिटी बेस्ट होती है, उसको प्लाज्मा टीवी बोलते हैं। तो प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है रंगीन कलर उत्पन्न करने के लिए, कलर बनाने के लिए प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव को गर्म करेंगे तो गैस, और गैस को गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बनेगा। ठीक है, अब इतना चीज तो जान गए, तो अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ठोस अवस्था पर। ठीक है, ठोस अवस्था। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ठोस अवस्था। अब यहाँ से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, वैसे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, नोट्स हम वीडियो के लास्ट में दे देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नोट्स हम वीडियो के लास्ट में जरूर देंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का थोड़ा सा बढ़िया सा डेफिनेशन एक पढ़ते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था का एक शानदार डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण, ध्यान दीजिएगा, अवयवी कण का मतलब क्या है कि द्रव्य के अणु, मतलब वो द्रव्य किससे मिलकर बना है वही उसका क्या है, अवयवी कण है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बल द्वारा बंधे होते हैं, प्रबल अंतराणुक बल द्वारा बंधे होते हैं, प्रबल अंतराणुक बल द्वारा बंधे होते हैं तथा गति करने में असमर्थ होते हैं।
ठोस अवस्था कहलाता है। ठोस अवस्था कहलाता है। ये एक अच्छा डेफिनेशन हुआ, ठीक है। डेफिनेशन आप जरूर लिखिएगा। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण, किसके अवयवी कण? द्रव्य के अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बल द्वारा बंधे होते हैं तथा गति करने में असमर्थ होते हैं, ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे अगर हम इसके चित्र की बात करें तो बहुत ज्यादा इसमें क्या होगा, अणु खूब क्लोज पैकिंग होता है, एकदम खचाखच भरे होते हैं। इसमें अणु एकदम खचाखच भरे होते हैं। एक दूसरे से काफी प्रबल आकर्षण बल से इसके अणु क्या होते हैं, बंधे होते हैं। एकदम मजबूत आकर्षण बल इसमें लगा होता है, ठीक है। बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं। तो ठोस क्या है? तो ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण काफी मजबूत प्रबल अंतराणुक बल से बंधे होते हैं। मान लीजिए कि ये अणु है तो अपने दाहिने वाले से भी मजबूती से बंधा हो, बाएं वाले से मजबूती से बंधा हो, आगे वाले से मजबूती से बंधा हो, पीछे वाले से मजबूती से बंधा हो, ऊपर वाले से मजबूती से बंधा हो, नीचे वाले से मजबूती से बंधा हो। मतलब कि वो अणु हर तरह से चारों ओर से बहुत मजबूत आकर्षण बल से बंधा हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो ठोस है। जैसे लोहा हो गया, ठीक, पत्थर हो गया, ठीक, पत्थर भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नमक हो गया, ठीक, ये सब के सब क्या है, ठोस हैं। ये प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और इनके अणु देखिए इतना मजबूती से बंधा हुआ है कि अब इस अणु को कहाँ जगह है गति करने के लिए, कहाँ जाए गति करने के लिए, कहीं जगह ही नहीं है इसको गति करने के लिए। तो इसको हम बोले कि कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है, ठीक है। अगर हम ठोस अवस्था के लक्षण की बात करें कि ठोस अवस्था के कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो सबसे पहला लक्षण होता है, हम किसको ठोस कहेंगे भाई, ठोस अवस्था का सबसे पहला लक्षण यह होता है कि इसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है। इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, ठीक है। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। देखिए निश्चित क्यों होता है, कारण इसका है निश्चित होने का कि इसके अणु इतने क्लोज पैकिंग होते हैं, इतने मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं कि ये अणु अपने निकट वाले अणु को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता है। और जब नहीं जाएगा तो भाई कहाँ गति करेगा, कैसे उसका अवस्था बदलेगा। उसका आयतन तो फिक्स है, जो जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा। अपना उसको जगह छोड़ने के लिए कहीं जगह ही नहीं है कि अपना जगह छोड़े। और जब तक जगह नहीं छोड़ेगा तब तक इसका आयतन बदलेगा नहीं, अवस्था बदलेगा नहीं। तो इतने ये क्लोज होते हैं ना, काफी मजबूत आकर्षण बल से बंधा होता है, इसलिए इनका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका गुण है वो होता है कि ये कठोर होते हैं तथा असंपीड्य, ध्यान दीजिएगा, असंपीड्य। जो ठोस होता है ना वो कठोर होता है और असंपीड्य होता है। कठोर सिंपल, टाइट होता है, दबाने पर दबेगा नहीं। और असंपीड्य का मतलब कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। कठोर है, असंपीड्य है। जिसमें दबने का गुण है उसमें संपीड्यता है, जिसमें दबने का गुण नहीं है वो असंपीड्य है, और असंपीड्य है तभी हम कह रहे हैं कि वो क्या है, कठोर है, ठीक है, कठोर है। तीसरा जो गुण होता है कि इनका गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। अर्थात ये कि ये एक निश्चित तापमान पर गलना शुरू कर देते हैं। मतलब ठोस को जब गर्म करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि आप गर्म की और गलना चालू हो गया, नहीं। ठोस को गर्म करेंगे, धीरे धीरे गर्म होगा, उसका तापमान बढ़ेगा
और तापमान बढ़ते 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 एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अब उसका तापमान बढ़ना बंद हो जाएगा और पिघलना वो चालू हो जाएगा। तो जिस निश्चित तापमान पर वो पिघलना शुरू हो जाता है उसी को हम बोलते हैं गलनांक। तो प्रत्येक ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। और जब वो पूरा पूरा गल जाता है ना तो उसको और ज़्यादा गर्म करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि एक निश्चित ताप पर वो अब गल करके जो द्रव बना है ना, द्रव से अब वाष्प बनना शुरू हो जाता है, मतलब द्रव से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्वथनांक। तो ठोसों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है। अगला ये है कि इसका घनत्व थोड़ा सा, जो घनत्व होता है ना वो द्रव और गैसों की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। द्रव तथा गैस की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व इसका क्या होता है, अधिक होता है। हाँ, चौथा जो महत्वपूर्ण है वो है विसरण। विसरण न्यूनतम एकदम नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। इनका जो विसरण होता है वो नहीं के बराबर होता है। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन, फैलाव। जैसे गैस अगर कहीं लीक कर रहा है ना तो वो हवा में क्या होता है, फैल जाता है, उसको बोलते हैं विसरण। अब ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। मान लीजिए कि हम कहीं पर अगर नमक रख देंगे तो फैलेगा थोड़ी है, हवा में नहीं फैलेगा। जहाँ रखे हैं वही रहेंगे। एक लकड़ी की कुर्सी बना कर रख दिया जाए, अगर लकड़ी की कुर्सी अगर कहीं रखी है या लोहे की कुर्सी रखी है या स्टील की कुर्सी रखी है, कैसी कोई कुर्सी रखी है, तो क्या वो फैलेगा, नहीं फैलेगा। मतलब उसमें विसरण का गुण क्या हो जाता है, एकदम न्यूनतम होता है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन अगर हम उसका ताप बढ़ाते हैं, जो अगला गुण है, ताप बढ़ाने पर ऊष्मीय प्रसार होता है। ताप बढ़ाने पर ऊष्मीय प्रसार होता है, मतलब कि अगर हम किसी ठोस का तापमान बढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, प्रसार होता है, जिसको हम लोग ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और ये ऊष्मीय प्रसार फिजिक्स में पढ़ा जाता है। वैसे ऊष्मीय प्रसार 3 तरह का मुख्य रूप से होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा होता है आयतन प्रसार। मतलब किसी पदार्थ को हम गर्म करें और गर्म करने के बाद उस पदार्थ की केवल अगर लंबाई बढ़ रही है तो उसको हम रेखीय प्रसार बोलेंगे। यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करें और उसमें उस पदार्थ की में जो वृद्धि है वो लंबाई भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है, मतलब किसी पदार्थ को गर्म करने पर अगर लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ता है तो उसको हम बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार, मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि। और यदि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों वृद्धि होता है, मतलब उसका आयतन बढ़ता है, तो हम कहते हैं उसमें कौन सा प्रसार हो रहा है, आयतन प्रसार हो रहा है। तो ठोसों में, खासतौर से धातुओं में उसमें प्रसार होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, हल्का सा उसमें प्रसार होता है, ठीक है, लेकिन उसमें प्रसार होता है। तो ये हो गया हमारा ठोस अवस्था तथा इसका लक्षण, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हमको पढ़ना है ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक मोटा मोटी हमने ठोस अवस्था का यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट बता दिया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगले वीडियो में हम लोग ठोसों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे कि ठोसों का बंटवारा कैसे होगा, बंटवारा होगा तो कितने प्रकार के होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।